किस क्वांटिटी में पीना चाहिए वो, क्योंकि वो पीना बंद नहीं करेंगे। पीना बंद नहीं करेंगे, उनको पता लिवर डैमेज होता है, कितनी पिए तो नहीं होगा, ले सकते। लिवर के बिना कंपैटिबल नहीं है लाइफ। लिवर डिटॉक्स जूस हैं, टैबलेट्स हैं, तो ये क्या सच में काम करते हैं? लिवर डिटॉक्स के नाम पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है और समटाइम्स दे आर हार्मफुल। फैटी लिवर बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, ठीक है? जैसे कि मैलेज होना, थकान होना या यहाँ थोड़ी सी हैवीनेस होना, अगर फैटी लिवर डिजीज बहुत ज्यादा है, ये एक साइलेंट पेंडेमिक है, कोविड से भी। अगर इन 4 चीजों पे हम कंसंट्रेट करें तो फैटी लिवर 1 से 2 महीने में रिवर्स किया जा सकता है। क्या फूड आइटम्स हैं जो बेसिकली लिवर को डैमेज करते हैं? ये तीनों इक्वली डैमेजिंग है कि मैंने कभी अल्कोहल नहीं पी, फिर मुझे क्यों फैटी लिवर डिजीज हो रहा है, ये प्रॉब्लम। घी इज सेफ और नॉट? बट देयर आर लेटेस्ट स्टडीज एंड रिसर्च कि घी इज। ओके, कुकिंग के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा होगा? सरसों का तेल भी जैसे बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं सपोर्ट करूंगा। नॉन वेज अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कोई कर रहा है तो क्या उससे लीवर पे कोई इसका इम्पैक्ट होता है? इन मीट्स को हम अगर रेगुलरली खाते हैं तो फैटी लिवर डिजीज का इंसिडेंस 30 से 40% बढ़ जाता है। चाय या कॉफ़ी मॉर्निंग में चाहिए हमें, तो ये क्या किसी तरह से लीवर को डैमेज करने का काम करते हैं? जॉन्डिस बढ़ जाएगा, पेट में पानी बढ़ जाएगा, एनसेफेलोपैथी हो जाएगी, आपके दिमाग में अमोनिया चढ़ जाएगा, कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, किडनीज खराब हो जाएंगी। सो आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में जिसका नाम है लिवर। और लिवर का नाम सुनते ही आपको डेफिनेटली दारू की याद आ जाती होगी, लेकिन यहाँ हम बताएंगे कि कितना पीना सेफ़ है, कितना पीना सेफ़ नहीं है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, अगर आपका फैटी लिवर है या किसी भी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट आज हैं। एक सर्जन है जो आपके लीवर को अंदर से जानते हैं कि आपका लीवर अंदर से कैसा दिखता है और कैसा काम करता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। इन्होंने 4000 से ज़्यादा ऑपरेशन सर्जरीज कर चुकी हैं लीवर ट्रांसप्लांट की अपने टीम के साथ, और 23 में इनका रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्जरी करने का, लीवर ट्रांसप्लांट करने का। और भी बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स हैं, आई थिंक अगर गिनाऊंगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, वो ज़रूरी है गेस्ट को बुलाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। स्वागत है सर आपका हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट में। और हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल ऑर्गन के बारे में जिसका नाम है लिवर। और लिवर को लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं, ज़्यादातर वो लोग जो पीना चाहते हैं। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं कि लिवर काम कैसे करता है और किस तरह से अल्कोहल का कंजप्शन इसको ख़राब करता है। सो नमस्कार अश्विनी, थैंक यू वेरी मच पहले तो इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। लिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, हम सब जानते हैं। और दुनिया भर में अब जैसे जैसे लिवर की बीमारियां बढ़ रही हैं तो ये एजुकेशनल प्रोग्राम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपने लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करें तो हमारी ओवरऑल हेल्थ बेटर हो जाती है। सो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा लिवर होता क्या है और काम क्या करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं ये बताऊं, हमारी बॉडी में एक लिवर होता है और उसका जो साइज़ होता है करीब करीब 1.5 to 2% होता है बॉडी वेट। जैसे अगर कोई 100 किलो का इंसान है तो उसमें 1.5 से 2 किलो का लिवर होता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके वेट पे? बॉडी वेट पे डिपेंड करता ओके। है। और ये राइट अपर साइड पे होता है और रिब केज हमारी इसको प्रोटेक्ट करती है ताकि इसको इंजरी ना हो जाए। ठीक है। अगर किडनी से कंपेयर करते हैं तो शरीर में 2 किडनी होती हैं पर लिवर एक ही होता है। पर लिवर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। लिवर अपने आप को दोबारा रीजनरेट करता है। अगर हम आधा लिवर काट भी देते हैं तो फंक्शनली ये बहुत जल्दी रिकवर करके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर देता है। नया लिवर ही बना देगा पूरा? नया लिवर नहीं बनता। इसको ऐसे समझें कि अगर एक फुटबॉल है, ठीक है, अगर उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि दोबारा फुटबॉल बन जाएगी, शेप अलग रहेगी। शेप अलग रहेगी। जो आधा हिस्सा है फुटबॉल का वो डबल हो जाएगा। ओके। सो इसको रीजनरेशन कहते हैं और ये बहुत साइंटिफिक मैकेनिज्म से होती है। इसके बारे में एक स्टोरी भी है, अगर जब आप पूछना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल, बताऊंगा। मैं तो अभी पूछना चाहता हूँ। अभी पूछना चाहते हैं, ठीक है। सो ये स्टोरी है ग्रीक मिथोलॉजी में, जो गॉड के किंग्स थे ज्यूस, उनकी स्टोरी है। उन्होंने डिसाइड किया कि अर्थ पे, पृथ्वी पे हमें इंसान और जानवर बनाने हैं।
तो 2 भाइयों को उन्होंने ये शक्ति दी कि वो बनाएं, एक तो प्रोमीथियस और एक एपिमीथियस। एपिमीथियस ने सारे जानवर बनाए और उनको सारी पावर्स दे दी। जब ह्यूमन की बारी आई, प्रोमीथियस ने ह्यूमंस बनाए, तो उनके पास डालने के लिए कपड़े तक या फर वगैरह कुछ भी नहीं दिया उनको। तो इस प्रोमीथियस बहुत परेशान हो गया, तो उसने क्या, ज्यूस से फायर चुराई और ह्यूमंस को दे दिया। अब ज्यूस को ये पता लग गया कि प्रोमीथियस ने ही किया है, तो प्रोमीथियस को उन्होंने पकड़ा और एक पहाड़ी पे बांध दिया। और रात को क्या होता था, पहाड़ी पे एक ईगल, चील आती थी, उसका लिवर खा के चली जाती थी। ओके। लेकिन सुबह लिवर फिर रिजनरेट हो जाता था। तो ये बहुत ऐसे कई दिन कई साल चलता रहा। तो ये सिग्निफाई, हमारी मिथोलॉजी में भी सिग्निफिकेंस है इसकी, कि लिवर की रीजनरेटिव जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कि ये कुछ दिनों में ही रिकवर कर जाता है। ओके, ठीक है। अब ये समझते हैं कि लिवर काम कैसे करता है। हमारा जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है, जब हम कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, बॉडी को न्यूट्रिशन मिलती है। सो लिवर का काम उस पूरे साइकिल में, उस पूरे फ्लो में कहाँ पे आता है? अश्विनी, अगर मैं ये बताऊं आपको कि लिवर जो है हमारे बॉडी में 500 से ज़्यादा काम करता है। ओके। 500 से ज़्यादा फंक्शन होते हैं लिवर के। पर ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर इन फंक्शंस को डिवाइड किया जाए 5 या 6 ग्रुप्स में कि क्या फंक्शन होते हैं, सबसे पहले लिवर का फंक्शन होता है डाइजेशन। ओके। डाइजेशन का मतलब जो भी हम खाते हैं उसको तोड़ना, उसको एब्जॉर्ब करना बॉडी में, चाहे सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, या हमारे फैट्स हो गए, या विटामिन्स हो गए, या मिनरल्स हो गए, इन सबको तोड़ के शरीर में लाना है। और ये हेल्प होती है लिवर के बाइल से, जिसको पित्त बोलते हैं। ओके। येलो कलर का बाइल होता है जो कि इंटेस्टाइन्स में जाता है, खाने को तोड़ता है और एब्जॉर्ब करता है। अगर लिवर ना हो तो एब्जॉर्प्शन खत्म। मतलब एक तरह का एसिड है ये? एसिड कह सकते हो, होता है अल्कलाइन है, हाँ। बट ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और ये बार बार बनता रहता है हर एक नए फूड के लिए? पूरे नया दिन बनेगा? में 1 से 1.5 लीटर बाइल बनता है। ओके। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है लिवर का। दूसरा, जब खाना लिवर में चला गया, ठीक है, वो जाता है एक वेन जिसको पोर्टल वेन बोलते हैं। लिवर की एक 70% ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन के थ्रू होती है। जब ये लिवर में जाता है खाना, तो वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है लिवर। ये सेंट्रल मेटाबॉलिक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वो फैट मेटाबॉलिज्म हो। शुगर को रेगुलेट करता है, लिपिड्स को रेगुलेट करता है, और ऐसी प्रोटीन बनाता है जिससे हमारी बॉडी में ब्लड की कोएगुलेशन या इम्यूनिटी, सारी चीज़ें प्रॉपर होती हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर ये मेटाबॉलिक कंट्रोल ना हो लिवर का, तो बॉडी में क्या हो, राइट। इन्फेक्शंस हो, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो। लिवर के बिना कंपेटिबल नहीं है लाइफ। राइट। तीसरा इसका मेजर रोल जो है वो है स्टोरेज का। स्टोरेज मतलब कुछ विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स A, D, E, K और बहुत सारी चीज़ें ये लिवर अपने में स्टोर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरेज, जब आपको कोई, सपोज आपके सामने कोई शेर आ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन, आप बहुत टेंस है, तो फ्लाइट एंड फ्राइट मैकेनिज्म जो है उसमें ग्लाइकोजन स्टोर होती है हमारे लिवर में, और वो 24 घंटे तक हमें इतनी एनर्जी दे सकती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं उससे। ओके। ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होती है या मसल में स्टोर होती है। ठीक है। फिर इसके बाद जो लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो एक्सक्रीशन। बॉडी में जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि टॉक्सिक हैं बॉडी के लिए, ठीक है। उन सबको बाइल के थ्रू ये बाहर निकालता है। चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो फूड का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो पॉइजन्स हो, राइट, कुछ भी हो। सो लिवर का सेंट्रल रोल है, इसीलिए लिवर को जिगर का टुकड़ा बोला जाता है। ओके। इसलिए जिगर बोलते हैं। राइट। अपने बच्चों को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे जिगर का टुकड़ा है, राइट। कि बहुत प्यारा है। राइट। ये पूरे शरीर को लिवर बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। राइट। और यहाँ पे इसलिए शायद बात आती है लिवर को डिटॉक्स करने की, क्योंकि टॉक्सिन सारे वो क्लियर कर रहे हैं, बट अगेन जो चीज़ गंदगी साफ़ करती है उसको भी कभी कभी हमें साफ़ करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि लिवर डिटॉक्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में हैं। लिवर डिटॉक्स जूस हैं, टैबलेट्स हैं, कई लोग तो अपना
मंथली आपको एक पैकेज देते हैं, हर 7 दिन में आप करो, हर 15 दिन में आप करो, तो ये क्या सच में काम करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अश्विनी। आजकल ये पूरी दुनिया बिजनेस ड्रिवन है। हम्म, और लिवर डिटॉक्स के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, और समटाइम्स दे आर हार्मफुल ऑल्सो। ओके, सो आई थिंक दीज आर ऑल बिजनेस गिमिक्स। इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता कैसे है। ओके, वो क्या है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन? लिवर का रोल क्या है किसी भी टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए? ओके, सो लिवर में दो मैकेनिज्म, दो फेजेस होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 होता है फेज जिसको कि हम कहते हैं अनमास्किंग फेज। कोई भी टॉक्सिन बॉडी में आता है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल आती है, या फिर कोई हर्बल मेडिसिन आती है, ओके, या कुछ भी आता है बॉडी में, तो लिवर के कुछ एक एंजाइम होता है ग्लूटाथायोन। ओके, वो एंटीऑक्सीडेंट है, मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ऑफ द लिवर। वो इन मॉलिक्यूल्स को अनमास्क कर देता है, इनको और डिस्टेबलाइज कर देता है। ओके, सेकेंड फेज में कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में और कुछ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स अब इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देते हैं, कॉन्जुगेट करके बाइल से निकाल देते हैं। ये दो फेजेस हैं लिवर के, फेज 1 और फेज 2। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या करती है? कोई भी डिटॉक्स डाइट में आपने देखा होगा क्या है, जूसेस हैं, राइट, हर्बल मेडिसिन हैं, और खाना मना है। राइट, कि एक दिन फास्टिंग कर लो। फास्टिंग करो, जूसेस लो, उसमें कई बार अश्वगंधा डाल दो, कई बार जिंजर डाल दो, या और भी मिल्क बड़े, थिसल, और मिल्क थिसल डाल दो, बहुत सारी चीज़ें हैं, और सिर्फ जूसेस पे रखते हैं। राइट, अब इसका फ़ायदा क्या है? मैं सिर्फ नुकसान पे नहीं जाऊंगा, हाँ, फ़ायदे भी हैं कुछ। फ़ायदा बिल्कुल। यह कि हाइड्रेशन है बॉडी की, हाई डोज ऑफ विटामिन मिलता है बॉडी में। ये जितने भी डिटॉक्स के मैकेनिज्म्स हैं, ये सिर्फ फेज 1 को अफेक्ट करते हैं, ओके, लिवर के अनमास्किंग करते हैं। और इसका पैराडॉक्स ये है, इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब वो अनमास्किंग करके मॉलिक्यूल्स को लिवर में एक्टिव कर देता है फेज 1 में, और फेज 2 एब्सेंट होता है, तो ये मॉलिक्यूल सेल्फ डैमेज करते हैं लिवर को। ओके, अब हम प्रोटीन नहीं दे रहे, और ना ही हम कुछ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स दे रहे हैं फेज 2 के लिए, ठीक है, तो फेज 2 एब्सेंट है डिटॉक्स में, सिर्फ फेज 1 अवेलेबल है। तो जो मॉलिक्यूल बचते हैं उनको हम मास्क करके बाहर नहीं निकाल पाते। तो कॉन्ट्रेरी टू द बिलीव कि ये लिवर को डिटॉक्स करेगा, ये लिवर को डैमेज भी कर सकता है। ओके, तो ये साइंटिफिकली अनप्रूवन है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके ट्रैप में फंसना चाहिए। आई थिंक बॉडी सेल्फ फील करती है, शायद खुद से डिटॉक्स लिवर करती है। का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो 24/7 है। ओके, आप सो भी रहे हैं तो भी ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है। हमें बाहर से क्या करना है? हमें बाहर से इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सिर्फ सपोर्ट करना है और कुछ नहीं करना। और सपोर्ट कैसे करेंगे हम आगे जाके बात करेंगे, बिल्कुल, कि लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बाहर से, डाइट से, या कुछ ऐसी चीज़ों से क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। राइट। अभी एक मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उसने बताया कि ब्लड रिपोर्ट उसकी आई थी, उसमें फैटी लिवर आया हुआ है, और वो ड्रिंक भी नहीं करता है, किसी भी तरह का नॉन वेज भी बहुत नहीं खाता है, ड्रिंक भी नहीं करता है, फिर भी फैटी लिवर बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। जी, उसका ये इशू नहीं है। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेरे ऑफिस में, मेरे सराउंडिंग्स में, जो कहते हैं फैटी लिवर का इशू चल रहा है, अभी मैं ये नहीं खाऊंगा, ये चीज़ खाऊंगा, या ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई रहता है। आई थिंक सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एग्जैक्टली फैटी लिवर होता क्या है? क्या लिवर पे हमारे फैट इकट्ठा हो जाती है, या लिवर मोटा हो जाता है, या रीज़न क्या होता है इसका? तो पूरा इसको डिबंक एक बार करते हैं। ओके, सो अश्विनी, ये जो आपने ओपनिंग लाइन दी है ना मुझे, कि मैं अल्कोहल भी नहीं पीता, राइट, मैं नॉन वेज भी नहीं खाता, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर भी मेरे लिवर में फैट क्यों है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबके माइंड में क्रॉस करता है जो वेजिटेरियंस हैं या अल्कोहल नहीं लेते। उनको लगता है कि डाइट ऐसी खाने से वो भगवान से जुड़ जाते हैं। देखो, इस चीज़ को समझते हैं। 1980s में सबसे पहले क्या हुआ कि ये फैटी लिवर डिजीज़ डायग्नोज हुआ। उस समय इसका कोई रीज़न नहीं पता था किसी को भी, इसलिए इस डिजीज़ को उन्होंने बोला नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो अल्कोहल से नहीं होती।
राइट। बस, लेकिन रीज़न नहीं पता हमें। 30 साल लगे इस रिसर्च को जानने के लिए कि ये क्यों होता है। 2022 या 23 में एक रिसर्च पेपर आया जिसमें ये बताया गया कि इसका नाम हम चेंज करते हैं ओके। अब NAFLD जो कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, अब उसका नाम हो गया MASLD, मैसल्ट। मैसल्ट का मतलब है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज। जैसे आपने बोला कि ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, तो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एक की टर्म है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का डिसफंक्शन है, इसलिए ये फैटी लिवर डिजीज होता है। इसको मैसल्ट बोलते हैं। 2023 की डेफिनेशन है, तो ये मैसल्ट है। अब मैसल्ट को अगर समझे हम, मैसल्ट क्या है, फैटी लिवर डिजीज के, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिवर में नॉर्मली फैट होती है 5% तक, 5 से 10%। अगर इससे ज़्यादा फैट लिवर में हो, लिवर मसल होती है, क्या होती है एग्जैक्टली? लिवर इज नॉट ए मसल, ए इंटरनल ऑर्गन है, चॉकलेट कलर का होता है। ठीक है। इसमें सेल्स ही सेल्स होते हैं। ओके। सेल का कोई टाइप नहीं है इसमें? हिपैटोसाइट्स होते हैं, ठीक है। लिवर सेल्स होते हैं। ये मसल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। ये सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं। ओके। सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं। आप जो नॉनवेज खाते हैं वो कई बार ऑर्गन मीट भी खाते हैं, जिगर खाते हैं, राइट? वो वैसा ही होता है। हमारे में बड़ा होता है, एनिमल्स में कुछ बड़े एनिमल्स में बड़ा, छोटों में छोटा। ठीक है। सो अगर 5% से ज़्यादा लिवर में फैट है तो उसको फैटी लिवर डिजीज की कैटेगरी में डाला जाता है, मैसल्ट। अब मैसल्ट की डेफिनेशन जो है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का क्या मतलब है बॉडी में? उसमें 5 क्राइटेरिया होते हैं। ओके, फैट तो होना जरूरी है लिवर में, प्लस 5 चीज़ों में से एक चीज़ होना और ज़रूरी है। वो 5 चीज़ें क्या हैं? एक ओबेसिटी, जिसको कैसे डायग्नोज किया जाता है ओबेसिटी को? BMI से, बॉडी मास इंडेक्स। आपका अपना हाइट वेट ले लें और कैलकुलेटर में डालें, गूगल पे डाल लें, कहीं भी डाल लें, तो आपका BMI निकल के आ जाता है। अगर BMI 25 से ज़्यादा है या तो ओबेसिटी काउंट की जाती है। आप वेस्ट सरकमफ्रेंस भी ले सकते हैं, मेल्स में 96 सेंटीमीटर से ज़्यादा और फीमेल्स में अराउंड 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा, उसको ओबेसिटी में गिना जाता है। फिर अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, 130 और 85 से ज़्यादा, 130 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और 85 लोअर प्रेशर, अगर इससे ज़्यादा है या आप मेडिकेशन ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की, राइट? देन डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है या मेडिसिन ले रहे हैं और आपको प्री डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ से पहले की स्टेज, ठीक है, तो भी आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं। फिर उसके बाद है लिपिड। 2 लिपिड की इश्यूज होते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल, हम कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा नहीं होता, राइट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। LDL, अगर वो 40 से कम है तो आप हाई रिस्क में हैं, राइट, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, राइट? और दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड्स, राइट, LDL ट्राइग्लिसराइड। अगर वो ज़्यादा है तो 150 से ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम है। तो ये 5 चीज़ों में अगर एक भी आपकी बॉडी में, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में डाले जाते हैं। ठीक है, तो आपका फैटी लिवर डिजीज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आजकल ये जो आपका क्वेश्चन है, मैं अल्कोहल नहीं पीता, मैं नॉन वेज नहीं खाता, फिर भी मेरे को ये हो रहा है, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है। ओके, वेरी सिंपल। अब लाइफस्टाइल डिजीज और खाने के बारे में हम बहुत बातें करने वाले हैं, ठीक है, तो समझेंगे कि आजकल ये लाइफस्टाइल डिजीज क्यों है, वो भी बात करेंगे। बट जनरली स्पीकिंग, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम खुद भी घर में डायग्नोज कर सकते हैं कि मुझे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आप अपना हाइट वेट देख सकते हो, BMI देख सकते हो, वेस्ट सरकमफ्रेंस देख सकते हो, राइट, ब्लड प्रेशर मशीन्स अवेलेबल हैं, वो देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और पुराने अपने ब्लड टेस्ट को आप रिव्यू कर सकते हो, ओके, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये फैटी लिवर डिजीज है। राइट। एंड फैटी लिवर जब भी आपको होता है, जब भी आपको पता चलता है फैटी लिवर है, उससे पहले बॉडी कुछ इंडिकेशन देती होगी, तो सिम्टम्स क्या होते हैं? हमने बोला कि लिवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, राइट, उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी बहुत है, तो राइट, इसका मतलब उसमें रिजर्व भी बहुत है। हाँ, जब तक लिवर एक स्टेज तक डैमेज नहीं होता, तब तक हमारी बॉडी को पता ही नहीं लगता, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अर्ली सिम्टम्स कुछ हो सकते हैं आपके, जैसे, पर वो जनरलाइज सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैलेज होना, थकान होना, सुबह फ्रेश नहीं उठना, या यहाँ थोड़ी सी हैवीनेस होना। अगर फैटी लिवर डिजीज बहुत ज़्यादा है, स्टेज 2 या स्टेज 3 है, तब लिवर सूज जाता है,
ठीक है। जैसे उसमें फैट इकट्ठी होगी, उसका कैप्सूल स्ट्रेच हो जाता है, तब आपको हैवीनेस फील हो सकती है, राइट। और कुछ साइन सिम्टम ऐसे होते हैं जैसे कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साइन सिम्टम है, जैसे Right. डायबिटीज के साइन सिम्टम है। उसमें क्या है, एक ब्लैक पैचेस होते हैं स्किन क्रीजेज में, यूजुअली एक्जिला, ग्रोइन, जो क्रीजेज होती हैं स्किन राइट राइट वो ब्लैक पैचेस रिप्रेजेंट करती हैं डायबिटीज को। राइट, अगर वो है तो आपको सस्पिशियस हो जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, कुछ स्किन टैग्स होते हैं, वो भी डायबिटीज में होते हैं, तो वो भी आपको सस्पिशियस हो जाना चाहिए कि मुझे डायबिटीज हो सकती है। राइट। सो ये अर्ली सिम्टम है। लेट सिम्टम तो बहुत होते हैं, जब लिवर पूरा डैमेज हो गया तब जॉन्डिस, असाइटिस, पेट में पानी, एंसेफेलोपैथी, फिर तो फुल ब्लोन लिवर डिजीज बन जाती है वो। राइट, जैसे भी आपने बताया यहाँ पे कि फैटी लिवर के भी स्टेजेस होते हैं, जी। 1 2 3 4 जो भी स्टेजेस होते हैं, तो कब स्टेजेस इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, और कब ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है, और कब हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, या प्रिकॉशन लेने के लिए ये खैर आगे पूछूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो रहा है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि स्टेजेस क्या होते हैं फैटी लिवर्स में, और लाइफ थ्रेटनिंग किस स्टेज में बनता है। ओके, सो फैटी लिवर डिजीज की क्लासिकल 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 में सिर्फ लिवर में फैट इकट्ठा होता है, वो फैट डैमेज नहीं करता लिवर सेल्स को। लिवर के सेल्स के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते लिवर को। स्टेज 1 है ये। ठीक है। 5% से ज़्यादा फैट हो तो उसको फैटी लिवर डिजीज में कैटेगराइज कर देते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है, ये फैट जो है अंदर हमारे सेल्स में, जिसको बोलते हैं, रिएक्शन करता है, फ्री रेडिकल्स बनाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ROS बोलते हैं उसको, राइट राइट, जो कि केमिकल स्पार्क है। आप शॉर्ट सर्किट समझते हैं, हाँ कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो वहाँ आग लग जाएगी, बिल्कुल, वो वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। राइट राइट ऐसे ही हमारे सेल की वॉल इन शॉर्ट सर्किट से डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है। राइट, तो ये स्टेज 2 है, जिसको मैश बोलते हैं, स्टीएटोहेपेटाइटिस। अब सेल्स लिवर के जब डैमेज होते हैं तो क्या होता है, आपके ब्लड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंजाइम्स, लिवर एंजाइम, जिससे हम ये डायग्नोज करते हैं ये स्टेज 2 में पहुंच गया है। ओके ठीक है, जैसे कि AST, ALT, SGOT, SGPT, जो लिवर के एंजाइम, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं, उसमें 4-5 टेस्ट होते राइट हैं। राइट राइट, हमेशा AST, ALT अगर बड़ा हो तो इसका मतलब वो स्टेज 2 है, स्टेज 1 नहीं है। ओके, स्टेज 1 में नहीं आता है कुछ भी। स्टेज 1 में नॉर्मल, सब लिवर टेस्ट नॉर्मल, सिर्फ Okay. लिवर में फैट। अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हो जाएगा लेकिन ब्लड टेस्ट में नहीं आएगा। नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। अब स्टेज 3 में क्या होता है, जब ये धीरे धीरे क्रॉनिक डैमेज बढ़ती रहती है, सेल्स और डैमेज होते रहते हैं, तो लिवर में कुछ कोलेजन प्रोड्यूस करने वाले स्टीलेट सेल्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। अब आप इस चीज़ को इस तरह समझे कि 2 से 3 की स्टेज में कैसे जाना है। अगर हाथ में कहीं पे कट लगे, ठीक है, जो सबसे पहले कट में 2-3 घंटे आपको स्वेलिंग भी नज़र नहीं आती, राइट, वो स्टेज 1 है। फिर 2-3 घंटे बाद वहाँ पेन और स्वेलिंग शुरू हो जाती है, वो स्टेज 2 है। अब उसके बाद जब वो जुड़ना शुरू होता है और बाद में स्कार बनता है, राइट, वो स्टेज 3 है। ओके, तो ये कोलेजन जो है सेल्स को, डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए वहाँ फाइबर इकट्ठा कर देता है बहुत सारा, ठीक है, तो वो स्टेज 3 बन गई। और ठीक है। स्टेज 4 में ये फाइबर और बढ़ता रहता है, ज़्यादा फाइबर हो जाता है, लिवर सेल कम हो जाते हैं, तो वो स्टेज, लास्ट स्टेज है Okay. सिरोसिस की स्टेज। सो वहाँ पे लिवर का जो फंक्शन था वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, नहीं क्योंकि कर वो पा लिवर रहा ही नहीं जो उसको पहले लिवर था। सिरोसिस बोलते हैं, ठीक है, स्टेज 4 को। तो ये 4 स्टेजेस हैं फैटी लिवर डिजीज़ की प्रोग्रेशन की। और ये करीब करीब आप ये मानो, अगर आज किसी को फैटी लिवर डिजीज़ है, 15 से 20 साल उसको लगेंगे इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते। पर समझने वाली बात ये नहीं है, समझने वाली बात ये है कि दुनिया में कितने लोग अफेक्टेड हैं फैटी लिवर डिजीज़ से। राइट, अगर हम पूरे दुनिया का डेटा ले लेते हैं तो ये एक साइलेंट पेंडेमिक है, कोविड से भी खतरनाक। ओके, आज से 15 साल पहले जो हम ट्रांसप्लांट कर रहे थे, हेपेटाइटिस C अल्कोहल की वजह से ज़्यादा होती थी। आज हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट फैटी लिवर डिजीज़ की लास्ट स्टेज की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं। दुनिया में अगर 9 बिलियन पॉपुलेशन है, अराउंड 9 बिलियन, उसमें 1/3 to half of the people are suffering from fatty liver disease. ओके, That is 3 to 4 billion. और इसका अगर 10% भी अगले 10 साल में स्टेज 4 में चला जाए
तो आप समझो कि कितने लोगों का लिवर डैमेज होने वाला है। और ये बर्डन सिर्फ इंडिविजुअल्स पे नहीं है, ये गवर्नमेंट पे भी बर्डन है, कंट्रीज पे भी बर्डन है। इतने ट्रांसप्लांट कैसे होंगे? राइट। और अच्छी चीज़ ये है कि इसको स्टेज 3 तक अगर ये आगे, इसको रिवर्स किया जा सकता है। ओके। लेकिन समझने की बात है, सबको एफर्ट करने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। ये एक पैंडेमिक है, बहुत बड़ा पैंडेमिक होने वाला अगले 15 से 20 साल में। लोग समझे अपनी हेल्थ को और इसको रिवर्स करने की बिगिनिंग करें, स्टार्ट। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना हम इसको समझेंगे, राइट, रिवर्स करेंगे, उतना कंट्री के लिए, हमारे लिए तो अच्छा होगा ही, कंट्री के लिए, मेडिकल सिस्टम के लिए और अच्छा होगा। राइट। अब यहाँ पे जैसे आपने बताया, फर्स्ट में तो आप डायग्नोज भी नहीं कर पाओगे, सेकंड में जाते जाते ब्लड रिपोर्ट्स में आने लगेगा, फर्स्ट में जस्ट आप अल्ट्रासाउंड से शायद जान सकते हो थोड़ा जी, बहुत, जी। सेकंड थर्ड तक आप इसको फिर भी संभाल सकते हो, इसमें कुछ चीज़ें कर सकते हो। सो अगर आपको 1, 2 या 3 में से कोई स्टेज पे अगर आप हो, तो इसे कैसे हम सही करेंगे? लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करेंगे, या कोई मतलब मेडिकेशन इसके लिए है, या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, या क्या इसके तरीके हैं जिससे हम इसको सही कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, जैसा आपने बोला? देखिए, सबसे पहले फैटी लिवर डिजीज या मैसल्ड को हमने बताया कि ये मेटाबॉलिक डिजीज है। हम Right. सिर्फ इसको लिवर में फैट ना समझें, ठीक है। हमें पूरा मेटाबॉलिज्म को अपने को रिवर्स करना है। और ये मेटाबॉलिक लिवर डिजीज जब होती है, इसमें हार्ट का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हार्ट का रिस्क मतलब कार्डियक डेथ्स बहुत कॉमन हो जाती हैं। ओके। तो और डायबिटीज़ कॉमन है, हाइपरटेंशन जैसे मैंने बताया वो कॉमन है। इसको पूरे को रिवर्स करना है। ठीक है। अब जब इसको पूरे को रिवर्स करना है, तो हमें कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ लाइफस्टाइल की ऑप्शंस चूज करनी पड़ेंगी। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल क्या है? सेंट्रल है आपका वेट मेंटेनेंस। ओके। अगर आपका बॉडी वेट मेंटेन्ड है, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। वेट के बारे में ये कहा जाता है, साइंटिफिक पेपर्स हैं, कि अगर आप ओबीज हैं या बीएमआई ज़्यादा है, अगर आप 5 से 10% अपना बॉडी वेट लूज करते हैं स्लोली, ओके। बहुत फास्ट नहीं लूज करना, 0.5 to 1 किलोग्राम एवरी वीक, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा करते हैं तो लिवर डैमेज होने का खतरा भी रहता है। ओके। तो जब आप ये वेट लूज करते हैं, तो ये फैटी लिवर डिजीज रिवर्स होना शुरू हो जाती है। स्टेज 1 को रिवर्स करने के लिए 5% बॉडी वेट लॉस, स्टेज 2 को रिवर्स करने के लिए 10 से 15% बॉडी वेट लॉस, ये ज़रूरी है। ओके। दूसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वेट लूज करें। जो वेट लूज नहीं भी करते एक्सरसाइज से, उनमें भी देखा गया है कि फैटी लिवर डिजीज रिवर्स हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो ग्लूकोज मसल में एब्जॉर्ब हो जाती है। राइट। वो लिवर में फैट में कन्वर्ट नहीं होती। ज़्यादा मसल होंगी तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का। एक्सरसाइज करोगे तो वो ग्लूकोज सिंक की तरह काम करता है। राइट। ग्लूकोज लिवर में नहीं जाएगी और लिवर उनको फैट में कन्वर्ट नहीं करेगा। ओके। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हमने देखा प्रॉपर वेट लॉस, एक्सरसाइज, और तीसरा डाइट। आप अपने लाइफस्टाइल को और डाइट को इम्प्रूव करें। ओके। डाइट में हम, आई थिंक डाइट के आगे बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या डाइट अच्छी है, क्या डाइट अच्छी Right, नहीं right. है। बट जनरली स्पीकिंग जो हाई शुगर कंटेनिंग डाइट्स होती हैं, वो बहुत डैमेजिंग होती हैं बॉडी को। शुगर, फ्रक्टोज, कैन शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है हमारी बॉडी के लिए। ओके। आई थिंक इसके बारे में बात करने की बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि दुनिया भर में हमने देखा है कि जब भी हम डिनर करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, लंच करते हैं, सोडा, आई विल नॉट नेम एनीथिंग, बट सोडा, राइट। वेदर जीरो कैल और नॉन जीरो कैल, बोथ आर डैमेजिंग। ओके। ये मत समझना कोई कि जीरो कैल है तो डैमेजिंग नहीं है। ठीक है। उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, चिप्स हो गए, जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। हमने 3 चीज़ें सीखी: वेट लॉस करना है,
एक्सरसाइज करनी है और डाइट को प्रॉपर करना है। और ठीक है। चौथी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है जिसमें कि स्ट्रेस और स्लीप की इम्पोर्टेंस हम नहीं समझते हैं। ओके। अब जितना ज़्यादा स्ट्रेस और स्लीप डिस्टर्ब होती है हमारे लिवर का एक सर्कैडियन रिदम होता है। सर्कैडियन रिदम का मतलब लिवर को पता है कि जैसे सूरज ढलेगा मुझे अपने बाकी के काम करने हैं। ठीक है। मुझे ये नहीं है कि मेटाबॉलिज्म अपना आप खा रहे हो तो उसी को पचाते रहना है। आप इस बात को समझें, लिवर इज अ स्मार्ट ऑर्गन। ओके। उसको पता है जैसे ही सूरज ढला तो मुझे बाकी बॉडी को क्लीन करना है। हम उसको टाइम ही नहीं देते क्लीन करने का, रात में भी टीवी पे बैठ के खाते रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग है लिवर के लिए। तो लाइफस्टाइल, और इससे बॉडी का कॉर्टिसोल एंजाइम होता है, एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो कि फैट को डिपॉजिट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, डायबिटीज़ करता है, वो बहुत लेवल बढ़ जाता है उसका। सो अगर इन 4 चीज़ों पे हम कंसंट्रेट करें तो फैटी लिवर 1 से 2 महीने में रिवर्स किया जा सकता है। ओके। एंड जैसे हम बात कर रहे थे फूड के बारे में, तो क्या ऐसी फूड हैबिट्स हैं जो, या क्या फूड आइटम्स हैं जो बेसिकली लिवर को डैमेज करते हैं? पहले डैमेज की बात कर लेते हैं। सो डैमेज के लिए समझें तो सबसे ज़्यादा अगर मैं नंबर 1 कल्प्रिट समझूं किसी चीज़ को तो है शुगर। ओके। नंबर 1 कल्प्रिट शुगर है। फैट इतना कल्प्रिट नहीं है। शुगर प्रोसेस्ड। शुगर एंड शुगर। अब एक सोडा की कैन को ले लो आप। ठीक है। सोडा की कैन से क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है। सोडा की कैन में है क्या? सोडा की कैन में आपका कुछ कार्बन डाइऑक्साइड सोडा है, वाटर है, और साथ में उसमें अगर आप नॉन ज़ीरो लेते हो, नॉन ज़ीरो ना लो, मतलब जिसमें कि शुगर है वो लो, उसमें एक कंपाउंड होता है, हाई फ्रक्टोज कंपाउंड होता है। ठीक है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, HFCS। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप क्या है? ये इंडस्ट्रीज में जो भी कैन्स होते हैं, सोडाज होते हैं, इसमें फ्रक्टोज कॉर्न स्वीट कॉर्न सुना आपने? हाँ। स्वीट कॉर्न को जो फर्मेंट करके फ्रक्टोज बनती है, जैसे हमारे गन्ने से ये शुगर बनती है, शुगर बनती है, उसको केन शुगर बोलते हैं, और ये कॉर्न शुगर है। ठीक है। अब इन कैन्स में अराउंड 55% ये इसको फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है 55 यूज करते हैं कैंस के लिए। अच्छा। इसका मतलब यह है कि इसमें 55 फ्रक्टोज है और 45 ग्लूकोज है। ओके। ऐसे ही जब कॉर्न सिरप केन सिरप यूज करते हैं हम, तो उसमें 50-50 के रेशो होते हैं, दोनों डैमेजिंग है। ठीक है। ठीक है, किसी कंट्री में US में कॉर्न सिरप यूज किया जाता है, इंडिया में केन सिरप यूज किया जाता है। ठीक है। अब ये इसमें जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में आपको फ्रक्टोज आज जो मैं नॉलेज देने वाला हूँ, प्लीज समझे इस बात को। ठीक है। यंगस्टर्स भी समझें कि जूस जो हम पीते हैं, हम राइट। कहाँ जाके जूस पीते हैं? किसी भी शॉप पे जाके हम कहते हैं जूस पियेंगे हम। फ्रेश पता जूस नहीं, की बात फ्रेश हो रही है। जूस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक, फ्रेश जूस हो हाँ, गया और कैंड जूस हो गया, या फिर ये सोडाज हो गए। ठीक ये है। तीनों इक्वली डैमेजिंग है। ये मत समझे कि फ्रेश जूस पी रहे हैं तो आपका लिवर बच जाएगा, ओके। नहीं बचेगा। रीजन, इसमें फ्रक्टोज होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 शुगर्स हैं हमारी बॉडी में। जो चीनी खाते हैं वो ग्लूकोज है, राइट। ठीक है, जो फ्रूट से मिलती है वो फ्रक्टोज फ्रक्टोज है। ठीक है। फ्रक्टोज की स्पेशल क्वालिटी क्या है? बॉडी में किसी भी सेल में ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो जाता है, लेकिन फ्रक्टोज सिर्फ लिवर और मसल में मेटाबोलाइज होती है। ओके। आप जैसे ही फ्रक्टोज पिएंगे, सारी फ्रक्टोज लिवर में जाएगी, और एक प्रोसेस होता है DNL, डी नोवो लाइपोजेनेसिस, और सारी की सारी हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है फ्रक्टोज की, वो सारी फैट में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट फ्रॉम गट टू लिवर फैट। ओके। ठीक है। सो अल्कोहल कम डैमेजिंग है, शुगर ज़्यादा डैमेजिंग है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है कि मैंने कभी अल्कोहल नहीं पी, फिर मुझे क्यों फैटी लिवर डिजीज हो रहा है? आप मीठा बहुत खा रहे थे। मीठा बहुत खा रहे थे, मिठाइयाँ बहुत खा रहे थे आप, राइट? आप जूसेस बहुत पी रहे थे, आप कैंड सोडास बहुत पी रहे थे। ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हम नहीं समझते हैं। ये मॉडर्न डे पैंडेमिक है जो कि इन चीज़ों की वजह से हो रहा है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। एक तो ये है। दूसरा, आजकल ये ट्रेंड चल गया है, हर्ब इज इक्वल टू सेफ, हर्बल इज इक्वल टू सेफ। वो बहुत गलत ट्रेंड है। हमें हर्ब्स की नॉलेज नहीं है, ठीक है, और हम ओवर द काउंटर हर्ब्स उठाते हैं, वो किसी भी डोज में लेनी शुरू कर देते हैं। राइट।
हम इसके बारे में शायद आप बात करें बाद में, ठीक है। पर वो भी डैमेजिंग है लिवर के लिए। तो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग शुगर है, फैट्स इतनी डैमेजिंग नहीं है। अगर आप टिपिकल इंडियन डाइट को देखें, जो वेजिटेरियन डाइट है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें प्रोटीन बहुत कम है, सारा कार्ब और फैट है। और कार्ब भी ऐसा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं सिंपल है, है सारे। सारे फ्लोर्स हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, इस फ्लोर की जो और रिफाइंड फ्लोर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसको नहीं समझते हैं अपने स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में। राइट। जूस का जैसे आपने बताया कि फ्रूट से जो हमें शुगर मिलती है फ्रक्टोज में कन्वर्ट होती है। तो अगर फ्रूट्स हम खा रहे हैं, होल फ्रूट अगर खा रहे हैं, सपोज अगर बनाना लिया मैंने, ठीक है, उसमें भी फ्रक्टोज है, बट पूरे बनाना को खा रहे हैं तो शायद वो तो फाइबर के साथ खा रहे हैं, तो उसका कंजप्शन स्लो होगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो आप जूसेस मत पिए, आप फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स में कोई इशू नहीं है। फ्रूट्स में कोई इशू नहीं है। रीज़न क्या है उसका? दो रीजन है। पहला रीज़न ये है कि उसमें इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। वो फाइबर हमारे लिए इतने यूजफुल होते हैं। हम जो आपने आजकल सुना होगा, गट हेल्थ, गट बैक्टीरिया, गट माइक्रोबायोम। हमारे कुछ गट में अच्छे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, एक्करमेनिया और भी बड़े अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारी गट को बहुत हेल्दी रखते हैं। राइट। इनका जो खाना है, इन बैक्टीरिया का, ये इनसोल्यूबल फाइबर्स हैं। राइट। हमारा खाना कुछ हो रहा है, इनका खाना कुछ हो रहा है। तो जब ये इनसोल्यूबल फाइबर इन बैक्टीरिया के पास जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया इन इनसोल्यूबल फाइबर्स को डाइजेस्ट करता है और अपने आप को फ्लरिश करता है, राइट। दूसरा, ये फाइबर हेल्प करते हैं, जो फ्रक्टोज है वो स्लोली एब्जॉर्ब हो बॉडी में, ओके, फास्ट एब्जॉर्ब नहीं होती। फास्ट एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, हमारा सडनली ग्लूकोज स्पाइक ब्लड में बढ़ता है, ठीक है, और बॉडी को समझ नहीं आती मैं क्या करूं इसको। हाँ, वो सडनली उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल। जब स्लो राइज होता है तो हमारी सेटाइटी भी अच्छी होती है, हम खाना भी कम खाते हैं, और ये कन्वर्ट भी नहीं होता फैट में। तो फुल फ्रूट, हेल्दी फ्रूट खाना इज मच मोर एडवाइजेबल देन जूसेस। आप जूसेस पी सकते हो अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, कभी वंस इन अ वाइल आपको लगता है कि इमीडिएट एनर्जी शॉट की ज़रूरत है, आप पी लीजिए, पर रेगुलर बेसिस पे आप इसको नहीं पी सकते। ओके, दैट इज़ रॉन्ग। अब जो सोडाज हैं, सोडा में फाइबर भी नहीं होता, मैंने बताया। अब वो हमारे गट माइक्रोबायोम को पूरा चेंज कर देता है, इतना चेंज कर देता है कि, और सिर्फ सोडा में गट माइक्रोबायोम को चेंज करने की पावर नहीं है, उसमें कुछ सरफेक्टेंट भी होते हैं। सरफेक्टेंट क्या होते हैं? कुछ एडिटिव्स होते हैं। जैसे हमारे हाथ पे कुछ ग्रीस लग जाए, गंद लग जाए, हम क्या करते हैं? सोप से धोते हैं, राइट। सोप इज ए सरफेक्टेंट। ओके, ठीक है। ऐसे ही हमारे इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, हाँ, उसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन, ओके, जो कि बैक्टीरिया के या उसके टॉक्सिन को अंदर आने से रोकती है। जब ये सोडाज लेके सरफेक्टेंट अंदर जाते हैं तो इनको धो देते हैं, ओके, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को, एक्सपोज हो जाती जैसे है कि हमारा हाथ धुल जाता है। राइट, राइट। और सेल्स के बीच में जो जंक्शन होते हैं वो खुल जाते हैं, तो जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं बैक्टीरिया के, वो सारे लिवर में जाते हैं। इसको लीकी गट बोलते हैं, गट लीक हो गई। राइट, राइट, राइट। ये इन्फेक्शन के एपिसोड बहुत बढ़ाती है। पहली स्टेज में तो फैटी लिवर डिजीज हमने देखा होता है। हाँ, हाँ, जब ये लीकी गट हो जाती है तो इस फैटी लिवर डिजीज को ये स्टेज 2 तक ले जाती है। तो इस चीज को समझना है कि डाइट इज वेरी सेंट्रल टू डेवलपमेंट ऑफ फैटी लिवर डिजीज। ओके, मतलब लीवर ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज़ के लिए भी, आपके Yes. गट हेल्थ के लिए भी, आपके कार्डियक हेल्थ के लिए यस, भी। इट्स ए सेंट्रल ऑर्गन। सेंट्रल ऑर्गन, मतलब हार्ट के बाद सेकंड नंबर पे। आई थिंक यहाँ पे नंबरिंग करना गलत होगा, सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे ब्रेन organ इंपॉर्टेंट है, आपका हार्ट हार्ट देखिए, इंपॉर्टेंट हार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हार्ट इज रिलेटेड टू सडन डेथ। है। राइट, हार्ट बंद हो गया तो टाइम लाइफ नहीं खत्म, देता है हार्ट। लाइफ खत्म हो गया। राइट, लिवर फिर भी आपको टाइम देता है बिल्कुल। कि क्या करना। अगर लिवर हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी हार्ट हेल्थ भी खराब हो जाएगी। एक डेटा बताता हूँ आपको थोड़ा सा, हार्ट की क्या क्या प्रॉब्लम होती है अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो या फैटी लिवर हो। हार्ट अटैक्स 2 टाइम ज़्यादा हैं, 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं इस ऐसी पॉपुलेशन में। ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो हमारी रेगुलर पल्स है, वो बहुत इरेगुलर हो सकती है। तीसरा, हार्ट फेलियर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं।
इसलिए आजकल हार्ट और जो लिवर का कनेक्शन है ना, ये हार्ट और लिवर को एक ही समझा जाता है, क्योंकि ये दोनों मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सताए हुए हैं खिलाड़ी दोनों। ओके, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हार्ट को अफेक्ट करता है वही मेटाबॉलिक सिंड्रोम लिवर को अफेक्ट करता है। राइट। दैट्स इट। घी इज सेफ और नॉट? जो इंडियन घी है, हाँ। जो गाय का जो हम घी बोलते हैं, ऑल्दो ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, मोनो अनसेचुरेटेड नहीं है। लाइक फॉरेन कंट्रीज में ऑलिव ऑयल प्रमोट किया जाता है, राइट? एक्स्ट्रा वर्जिन EVO, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल प्रमोट किया जाता है, और घी मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। बट देर आर लेटेस्ट स्टडीज एंड रिसर्च कि घी इज बेनिफिशियल, इट्स नॉट एज हार्मफुल एज other polyunsaturated fatty acids. ओके So ghee is good and olive oil is good. So ओके I think these two, either ghee or olive oil, we should cook in this. ओके। कुकिंग के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा होगा? सरसों का तेल भी जैसे बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं सपोर्ट करूँगा। रीजन? हाँ, रीज़न यही है कि उसमें बार बार हम यूज़ करते हैं तो उसकी रेंसिडिटी बढ़ जाती है, ओके कार्सिनोजेंस बढ़ जाते हैं उसमें। So olive oil is scientifically considered the best along with the ghee. ओके These two are the best options. ओके फाइन। एंड नॉन-वेज अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कोई कर रहा है तो क्या उससे लीवर पे कोई इसका इम्पैक्ट होता है? नॉन-वेज एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। रेड मीट का ज़्यादा जिक्र आता है यहाँ पे। यस। सो नॉन-वेज, एक अच्छे नॉन-वेज भी होते हैं, एक बुरे नॉन-वेज भी हैं। ओके जो हाई रिस्क नॉन-वेज डाइट है, अगर समझें कि क्या है हाई रिस्क नॉन-वेज डाइट, आपने बोला रेड मीट, ठीक है? रेड मीट इज़ ए वेरी हाई रिस्क नॉन-वेज डाइट, जिसमें कि बीफ, मटन, पोर्क, राइट सॉसेजेस, सम काइंड ऑफ सॉसेजेस ये आती हैं, या ऑर्गन मीट आता है, राइट राइट? और ये जो है हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं ये मीट्स। अब इन मीट्स को हम अगर रेगुलरली खाते हैं तो फैटी लिवर डिजीज़ का इंसिडेंस 30 से 40% बढ़ जाता है, और इससे कई कंट्रीज़ में इससे भी ज़्यादा। दूसरी चीज़ जो इसको अफेक्ट करती है, हम कुक कैसे कर रहे हैं। ठीक है। यूजली ये मीट्स बहुत हाई फ्लेम पे कुक होते हैं, और साथ में इनमें बटर, मार्गरीन, ये सब यूज़ होता है, तो वो और डैमेज करता है। सो रेड मीट्स आई वुड से नो। वंस इन ए वाइल इट्स ओके फॉर टेस्ट। विच आर गुड मीट्स? पोल्ट्री मीट्स आर गुड मीट्स। ओके चिकन हो गया, फिश, सी फूड्स में फिश हो गई, एग्स हो गए, दे आर गुड मीट्स। ये फैटी लिवर डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ाते नहीं है, इनफैक्ट कम ही करते हैं। बट इनको कुकिंग का मेथड बेटर होना ऑफ कोर्स चाहिए। कुकिंग का मेथड में आपको हाई फ्लेम पे नहीं करना, हाँ राइट? एंड ऑयल्स, हेल्दी ऑयल्स यूज़ करने हैं। अब फिश में भी एक स्पेसिफिक टाइप्स की फ़िश होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फैटी फिश होती हैं, उनमें फैट होता है फिश में। फैट इज़ नॉट बैड, आई एम टेलिंग यू। राइट फैटी फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि हमारी सामन हो गई, हाँ, फिश, सामन। सार्डिन्स हो गई, मर्किल्स हो गई। सो ये जो फिश होती हैं इनमें फैट होता है, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। दो तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं हमारी बॉडी में, एक होते हैं DHA और एक होते हैं EPA। ओके DHA जो होते हैं वो डेक्सा हेक्सानोइक, नीड नॉट गो इनटू डिटेल, वो हमारे ब्रेन और आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जो दूसरे हैं इकोजा पेंटानोइक, EPAs, वो इम्पॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए और फैटी लिवर को प्रिवेंट करने के लिए। ओके सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप ये कहेंगे जो नॉन वेज नहीं खाता वो कैसे लेगा इन डाइट्स को, वो कहाँ से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेगा? मुश्किल है उसके लिए। और नॉन वेज जो सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज ओमेगा 3 फैटी एसिड के, बहुत सारे प्लांट सोर्सेज होते हैं। फ्लैक्सीड वगैरह। हाँ, फ्लैक्सीड हो गए, ठीक है, कैनोला ऑयल हो गया, ये कन्वर्ट हो जाते हैं EPA और DHAs में हमारी बॉडी में, राइट। और हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ये। और कुछ सप्लीमेंट्स भी आप डॉक्टर की कंसल्टेशन से, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। राइट। जा। अच्छा, स्मोकिंग करने वालों को लगता है कि ये तो लंग से रिलेटेड है, लिवर पे इसका कोई असर नहीं है। वो कहते हैं जो ड्रिंक कर रहा है उसके लिए लिवर का प्रॉब्लम आ सकता है, बट हम तो स्मोक कर रहे हैं तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो लंग से रिलेटेड है। तो स्मोकिंग कहीं से कनेक्टेड है आपके लिवर के साथ? डिनायल है ये डिनायल है। लोग जो कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो ये तो नहीं। राइट। हाँ। हमने बात कहाँ से शुरू की थी? मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। हाँ
स्मोकिंग से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क 3 से 4 गुना हो जाता है। ओके। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया तो लिवर फैटी लिवर हो गया। अब स्मोकिंग में 1000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। ये सारे केमिकल्स जितनी भी फैटी लिवर डिजीज की स्टेजेस हैं, स्पेशली स्टेज 2 जिसमें इन्फ्लेमेशन और सोजिश होती है लिवर में, उसको प्रमोट करती हैं। राइट। सो आपका फैटी लिवर डिजीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आपके लिवर में फैट इकट्ठा हो गया, फिर स्मोकिंग ने उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया, प्रोग्रेस कर दिया, और वो उसकी प्रोग्रेशन बहुत फास्ट हो जाती है। ये देखा गया स्मोकिंग से लिवर कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है, क्योंकि Okay. डीएनए को अफेक्ट करता है। लिवर कैंसर तो अल्कोहल से भी बढ़ता है, और स्मोकिंग कभी भी, कितने स्मोकर हैं आपने देखे हैं जो अल्कोहल नहीं पीते? बहुत कम होते कमी हैं। है। सो स्मोकिंग साइलेंट किलर है, क्योंकि ये बाकी चीज़ों के साथ एक्ट भी करता है, अल्कोहल के साथ भी एक्ट करेगा, और ये इसकी डैमेज को 10 गुना फास्ट कर देता है। सो स्मोकिंग लिवर के लिए सेफ नहीं है। दिस इज क्लियर साइंटिफिक एविडेंस। ओके। और जैसे बहुत सारे इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है कि ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, लेकिन एक चीज़ है जिसका एडिक्शन है उन्हें, वो है चाय। चाय या कॉफ़ी मॉर्निंग में चाहिए हमें, दूध वाली चाय हो या कॉफ़ी हो, सुबह शाम एक एक टाइम तो कम से कम चाहिए। तो ये क्या किसी तरह से लीवर को डैमेज करने का काम करते हैं या सेफ है? अब चाय के बारे में बहुत बात करने की ज़रूरत है। चाय बहुत तरह की होती है, ग्रीन टी, ब्लैक टी। इंडियन वाली हम अपनी बात करें, इंडियन वाली दूध वाली और दार्जिलिंग चीनी वाली वाली चाय, चाय। राइट। सो चाय का अच्छा तरीका पीने का विदाउट मिल्क एंड विदाउट शुगर। शुगर तो हमने बता दिया कितना बैड है। राइट। आप मिल्क डाल सकते हो फॉर टेस्ट, आई डोंट डिनाई दैट, क्योंकि मिल्क तो 1 चम्मच डलता है या 2 चम्मच डलेगा चाय में, इससे ज़्यादा क्या डलना है। इंडिया में खैर हाफ हाफ लेते हैं। हाफ हाफ लेते हैं, बट जो साइंटिफिक एविडेंस है हम उसकी बात करें। राइट, ठीक है। सो ये ट्रेडिशनली ब्रूड टीज जो हैं, ट्रेडिशनल टीज हैं जिनको ब्रू करते हैं हम घर में। हाँ। सो इसमें ग्रीन टी के बारे में अगर हम बात करें, दिन में अगर 3 से 4 कप ग्रीन टी के पिए जाएं तो वो लिवर के लिए बेनिफिशियल है। देयर इज लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस फॉर दिस। फ्री रेडिकल्स पे वो असर करते हैं, तो असर करता है, एंटी एंटीऑक्सीडेंट्स। इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं इसके बारे में। लेकिन मार्केट में कुछ कमर्शियली अवेलेबल ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं, GTEs बोलते हैं, ड्रॉप्स हैं जो भी हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं। राइट। दे कैन डैमेज लिवर। अच्छा, वो नहीं पीने ऐसा मेरे क्यों? पास, क्योंकि वो लिवर के सेल्स को, क्योंकि उसमें जो कंसंट्रेशन होती है कैटेचिन की, चाय में क्या है, कैटेचिन है। ठीक है। कैटेचिन हमारे ग्लूटाथायोन को प्रमोट करता है और सेल्स को स्टेबलाइज करता है। बट कैटेचिन की जब डोज 3-4 गुना हो जाती है तो लिवर सेल को डायरेक्ट डैमेज करता है वो। ठीक है। सो मेरे पास अभी एक पेशेंट थे, उनके पास एक डोनर है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट डोनर, ये हमने देखा कि उसके लिवर के टेस्ट डिरेंज थे। हमने पूछा अल्कोहल लेते हो, कहते नहीं। उसका BMI बिल्कुल ठीक था, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने उनसे स्क्रूटनाइज किया कि आप कुछ हर्बल मेडिसिन या कुछ भी ले रहे हो तो बताओ। दे सेड नथिंग, बिकॉज चाय को लोग समझते हैं कि चाय तो चाय है, राइट। इट्स नॉट हार्मफुल। देन आफ्टर लॉट ऑफ स्क्रूटनी दे केम विद अ पैक ऑफ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, GTE। ओके। उनके लिवर एंजाइम 4 गुना थे। अब जैसे ही बंद किया, लिवर एंजाइम नॉर्मल होने शुरू हो गए। सो ये कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट्स हमें नहीं लेने हैं, और ये कोई फार्मूला दुनिया में ऐसा नहीं है जो लिवर को आपको ओवरनाइट ठीक कर देगा। ये वेट लॉस के लिए यूज होते हैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। हाँ। और वेट लॉस के लिए भी कोई भी ऐसा फार्मूला अदर देन लेटेस्ट मेडिसिन नहीं है जो हमें फॉलो करना चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा डोजेज में हम सोचते हैं हर्बल्स ले लें, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ले लें, वो दैट इज प्लेन नो फ्रॉम माई साइड। वी शुड नॉट डू दैट। सो ग्रीन टी, आप ट्रेडिशनली ब्रूड ग्रीन टी 3 से 4 कप दिन में पी सकते हैं। शुगर नहीं डालनी चाहिए, शुगर इज बैड, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। राइट। आप थोड़ा सा मिल्क ले सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि अब शुगर नहीं है तो कैसे पियेंगे चाय, हाँ। और फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर पे आ जाते हैं।
राइट, एक क्वेश्चन ये भी था मेरा यहाँ पे कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम शुगर लेना बंद कर चुके हैं, बट उसकी जगह पे हम शुगर फ्री या तो यूज़ करते हैं, या तो स्टीविया यूज़ करते हैं, या तो मोंक फ्रूट यूज़ करते हैं, या देसी खांड पे आजकल काफ़ी चला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या शुगर का देखिए, ऑल्टरनेट है? दो जो सेफ ऑप्शंस हैं हम्म, ऑल्टरनेटिव शुगर के, एक तो मॉन्क फ्रूट राइट, और दूसरा स्टेविया। सेफ है। ये दोनों सेफ हैं। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करते हैं, शुगर स्पाइक्स नहीं बढ़ाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो कि कैन सोडा में डाले जाते हैं, सुक्रालेज और ये सब बहुत डैमेजिंग है। कैंस का एक और प्रॉब्लम है ये। सो आई थिंक मॉन्क फ्रूट एंड स्टेविया आर द बेस्ट साइंटिफिक ऑप्शंस as a replacement for daily sugars. ओके, एंड सेकेंडली आपने बात की कॉफ़ी की। राइट, कॉफ़ी को 2025-26 में सुपर फूड का खिताब मिला है। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, अमेरिकानो। ओके, ब्लैक कॉफ़ी अगर आप दिन में 4-5 कप पीते हैं तो लिवर प्रोटेक्टिव है। बट इसका कैफीन का इशू नहीं आएगा? नहीं आता। कैफीन इटसेल्फ इज प्रोटेक्टिव टू लिवर। क्योंकि एक कप कॉफ़ी में अराउंड 90 mg के अराउंड आपको Doesn't कैफीन matter. मिलती है। Doesn't matter. 3 to 4 black coffees a day is perfectly acceptable to everybody. और साइंटिफिक एविडेंस हैज प्रूवन ये फैटी लिवर डिजीज को रिवर्स तो चेंज नहीं करता पर स्टेबलाइज कर देता है। इट्स गुड फॉर लिवर। और किसी भी साइंटिफिक पेपर में इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखा गया है। ओके, सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सुपर फूड्स फॉर द लिवर, राइट, कॉफी एंड लिवर। राइट। एंड वे प्रोटीन को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में एक मिथ बना हुआ है। मिथ है या क्या है वो तो आप बताओगे। इवन आजकल डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप वे प्रोटीन लो, क्योंकि हमारा जो फूड है उसमें बहुत डेफिशिएंट है प्रोटीन में। तो वो कहते हैं कुछ ऑल्टरनेटिव Vegetarians आप, में हाँ, especially. वेजिटेरियंस। तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होते। जैसे कि मैं जिम जाता हूँ, जिम में बाकी लोग अगर एग्स खा रहे हैं या चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं, बट एक वेजिटेरियन के पास ऑप्शन नहीं होता नहीं है, तो उसके option. पास है वे प्रोटीन। Yeah. बट फिर वहाँ पे सवाल आ जाता है, कई लोग कहते हैं कि यार ये सप्लीमेंट है और ये तुम्हारे लीवर को डैमेज करेगा लॉन्ग टर्म अगर बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंडेंट हो जाते हो। तो क्या एग्जैक्टली वे प्रोटीन सेफ है हमारे लीवर के लिए? सो वे प्रोटीन होता क्या है? मिल्क को प्रोसेस करके उसमें से केसीन एंड वे निकालते हैं, वे को कन्वर्ट करते हैं पाउडर फॉर्म में, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आर्टिफिशियल जैसे sweetness. छाछ बनती है ना हमारी, राइट, छाछ पियो तो उसमें प्रोटीन है, पर उसमें प्रोटीन 1 से 2 ग्राम होती है बहुत कम, छाछ के एक ग्लास में। राइट, उसको जब कंसंट्रेट करते रहते हैं हम, वे प्रोटीन कंसंट्रेट जिसमें 70 to 80%, फिर वो आइसोलेट कर देते हैं, उसमें 90% से ज़्यादा होती है Hydrolyzed. प्रोटीन, फिर हाइड्रोलाइज कर देते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में ईजी होता है। राइट, तो पहली बात तो ये है कि वे प्रोटीन गंदी नहीं है। ठीक है, इट्स ए वेरी क्विक वे टू गेट प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स। इस बहुत रिच अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो इसको हमें ख़राब नहीं समझना चाहिए। अगर आप बिना किसी चीज़ बिना एक्सरसाइज के वे प्रोटीन ले रहे हैं तो वो ख़राब हो सकती है आपकी बॉडी के लिए। डोज भी ज़्यादा है तो, डोज भी ज़्यादा, ऑफ कोर्स आप डेली रिक्वायरमेंट में ले रहे हैं। कोई सिडेंटरी लाइफस्टाइल में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 0.5 मिलीग्राम पर 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है। राइट, मतलब 100 किलो के आदमी को 30 से 40-50 ग्राम प्रोटीन लेनी है। आप 1-2 स्कूप ले लो, दैट्स इट। हाँ, पर आप इससे एक्सेस में ले रहे हो तो डैमेज कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वेजिटेरियंस के लिए वे प्रोटीन बहुत अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, ये कुछ डैमेज नहीं करती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आप 1.5 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ऊपर मत जाओ। सो दैट इज सफिशिएंट मसल रिकवरी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सो वे प्रोटीन इज yes if taken in a scientific manner. ओके, Yes. बट वे प्रोटीन की देखिए आप, प्रॉब्लम यह है कि कमर्शियली अवेलेबल जो वे प्रोटीन्स हैं, राइट, जो सर्टिफाइड वे प्रोटीन्स हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड, गवर्नमेंट रिकमेंडेड, वही लेनी चाहिए। क्योंकि वे प्रोटीन की जब एक्सट्रैक्शन होती है कई बार इसकी एडल्ट्रेशन भी हो जाती है। सो अगर हम बहुत चीप वे प्रोटीन्स ले रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है। उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो मैकेनिज्म है, राइट, उसमें एडल्ट्रेशन, हैवी मेटल्स और ये सब होता है, वो लिवर को डैमेज करता है। तो उसके लिए नो है। एक स्टैंडर्ड की क्वालिटी की वे प्रोटीन अगर आप लेते हैं जो कि थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है, रिकग्नाइज्ड है, देन इट्स yes.
ओके। एंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अगर आपने सुना हो तो शायद जिम है। में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसमें भी बोलते हैं कि क्रिएटिन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो लीवर को डैमेज करता है। देखिए, क्रिएटिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हम्म, ठीक है, हमारी बॉडी नेचुरली भी बनाती है। मुझे नहीं लगता कि क्रिएटिन की ज़रूरत है हमें एक्सटर्नली लेने की। ओके। जब हम प्रोटीन डाइट अपनी पूरी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर बॉडी उसको स्मार्ट इनफ है, राइट। जितने में कन्वर्ट करना है कर देगी। बेसिकली इसको ज़्यादा यूज़ होता है एटीपी जनरेशन में, जैसे हाँ। एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, एटीपी क्या है? हमारे पावर के लिए, एनर्जी के लिए यूज होता है हमारे राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में। अब वो ग्लूकोज से बनता है या हाँ। फैटी एसिड से बनता है, किसी से भी बनेगा वो। हम्म, अगर आप न्यूट्रिशन पूरी ले रहे हो तो क्रिएटिन की ज़रूरत जरूरत नहीं नहीं है। पड़ेगी। सो जिस चीज़ की जरूरत नहीं है वो लेनी क्यों है, हाँ, बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, आपका sure। कोई मेटाबॉलिक अंदर स्टॉर्म तो चल नहीं रहा, या फिर कोई एंजाइम डेफिशिएंसी तो है नहीं जो एटीपी कन्वर्ट नहीं करेगी। राइट। लेट बॉडी कन्वर्ट इट ऑटोमेटिकली। व्हाई आर यू बॉदर्ड? वी शुड नॉट यूज इट। डेफिनेटली जो कंपटीशन में है या जिनका प्रोफेशन ही है तो उनके That's a लिए different अलग story. मैटर है, That's a बट एक different- जनरिक yeah. ऑडियंस के लिए ज़रूरत क्योंकि नहीं। वो हाइपर फिजियोलॉजिकल बात कर रहे हैं, हाँ। फिजियोलॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं। राइट। एंड जैसे स्नोरिंग का इशू होता है बहुत सारे लोग को, तो वो भी कहते हैं कहीं ना कहीं रिलेटेड आपके लिवर से। स्नोरिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। ओके। स्नोरिंग से एक डिजीज होती है जिसको कि OSA बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। नींद OSA। डिस्टर्ब होती है जिसमें। नींद डिस्टर्ब होती है। अब स्नोरिंग क्या है? स्नोरिंग में जब आपकी टंग फॉल करती है पीछे, जब टंग फॉल करती है तो आपकी, जब आप सांस लेते हैं तो आवाज़ आती है एक तो, और बॉडी की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सडनली कम होती है। ठीक है। जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है तो आप झटके से उठते हैं, आपकी एक तो स्लीप की क्वालिटी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। स्नोरिंग इंडेक्स होता है जिसमें कि 1 मिनट में या 1 घंटे में आप कितनी स्नोरिंग कर रहे हो उसको देखा जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो आपको क्रॉनिक हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन कम होती है बॉडी में, और वो जो कम ऑक्सीजन है वो लिवर को डैमेज कर सकती है, फैट इकट्ठा कर सकती है, हमारे इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकती है, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकती है। सो जिसको स्नोरिंग है उसको उसकी ट्रीटमेंट जरूर लेनी चाहिए, उसकी डायग्नोसिस भी करनी चाहिए। ठीक है। वेट लॉस से रिवर्स भी करना चाहिए, उसको रिवर्स भी हो सकती है वेट लॉस से। सो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ओके। थायराइड से भी ये कहीं रिलेटेड होता है? लिवर थायराइड से बहुत रिलेटेड है। किस तरह से? लिवर, थायराइड और लिवर के बीच में जो कनेक्शन है वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जितने भी थायराइड के एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, T3 हो गया, T4 हो गया, अगर आप देखें कि जब थायराइड का लेवल कम होता है, हार्मोन्स का लेवल कम होता है, तो हमारी बॉडी स्लो हो जाती है, राइट। उसमें फैट इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही वो लिवर में भी फैट इकट्ठा करती है। सो फैटी लिवर डिजीज प्रमोट होता है जब हाइपोथायराइड होता है। जब थायराइड का लेवल बढ़ता है तो लिवर सेल्स को डैमेज करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, तो लिवर सेल उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और लिवर सेल्स ब्रेक डाउन होके मेटाबॉलिज्म, ऑल्दो कभी जब बहुत ज़्यादा ये डैमेजिंग नहीं होता, बट लिवर ट्रांसप्लांट में इसका ये रोल है रीजनरेशन में, कि जैसे हाइपोथायराइडिज्म होगा रिजनरेशन स्लो हो जाती है। ओके। तो हमें थायराइड को पहले ट्रीट करना पड़ता है डोनेशन से पहले, मेडिसिन से लेके। ओके। लिवर कैसे हेल्प करता है थायराइड की? लिवर थायराइड हार्मोन्स को एक्टिव करता है, T4 जाता है, वो एक्टिव T3 में कन्वर्ट करता है और बॉडी को रेगुलेट करता है। अगर लिवर ना हो तो T3 बने ही ना। ओके। T3 नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी हाइपोथायराइडिज्म में चली जाती है, फिजियोलॉजिकल हाइपोथायराइडिज्म में। दूसरा, लिवर क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स बनाता है जो कि इन थायराइड के हार्मोन्स को पकड़ के बॉडी में पूरा सर्कुलेट करता है। अगर वो ना हो तो हमारे लैब टेस्ट रिजल्ट्स गलत आते हैं। अच्छा। तो हमें ये समझना है लिवर और थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। अभी हमने काफ़ी साइंटिफिक पेपर में ये रिकग्नाइज भी हुआ है, और स्पेशली जो पेशेंट्स को हाइपोथायराइडिज्म होता है उनमें विटामिन डोज भी बहुत चाहिए होती है फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए और फैटी लिवर को स्टेबलाइज करने के लिए। राइट। और इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे ट्राइग्लिसराइड है, फैटी लिवर है, तो अश्वगंधा रात में अपना डाइल्यूट करके वाटर में आप ले सकते हो, ये बेटर करेगा आपके लिवर कंडीशन को या फैटी लिवर को कम करता है। तो इसमें कोई अभी तक ऐसी रिसर्च हुई है जो ये कहती है अश्वगंधा बनता कहाँ से है? प्लांट की रूट से बनता है। राइट। सोमनीफेरा इसको बोला जाता है। सोमनीफेरा मतलब ये हमारे
बेसिकली हमारी एंग्जाइटी को और स्ट्रेस लेवल को कम करता है और सोने में हेल्प करता है, स्लीप। बेटर इसलिए रात को लिया जाता है इसको, हाँ कि हमारी स्लीप बेटर हो जाए। राइट ठीक है। बहुत सारे साइंटिफिक पेपर ये हैं कि अगर ये इसको मॉडरेट डोजेज में लिया जाए हाँ तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है अश्वगंधा। ओके इसको इंडियन जिनसेंग भी बोला जाता है। हाँ हाँ, सो ये हमारे लिए बेटर है अश्वगंधा, पर डोज रेगुलेशन इसकी बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी फैटी लिवर डिजीज़ के हमने स्टेजेस देखी हैं, इन सब स्टेजेस को रिवर्स कर सकता है, लेकिन इसको लेने का तरीका, इसकी डोज, इसकी गाइडेंस वो प्रॉपर होनी चाहिए। राइट कोई भी हर्ब सेफ तब तक नहीं है जब तक प्रॉपर गाइडेंस पे ना ली जाए। हमारे पास इंडिया में तो सर्टिफाइड आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं, उनको डोजेस पता है। ये रिकमेंड किया जाता है 300 से 600 मिलीग्राम की डोज से ज़्यादा ये नहीं लेना चाहिए अश्वगंधा। राइट कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा ले लेंगे हाँ तो ज़्यादा हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो अश्वगंधा यूज़फुल है, लेकिन एक प्रॉपर मार्केटेड प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे एडल्ट्रेशन पाई जाती हैं। ओके कितनी कंपनीज आ गई हैं, कुछ लो लेवल, कुछ हाई लेवल, कोई मिडिल लेवल। हाँ एडल्ट्रेशन में हैवी मेटल्स आयुर्वेदा में बहुत यूज़ होते हैं। हैवी मेटल्स में जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये हमारे लिवर को डायरेक्टली डैमेज करती हैं। तो हैवी मेटल डैमेज वी हैव सीन, बहुत ज़्यादा डैमेज होती है लिवर में। सो एक अच्छा सर्टिफाइड प्रोडक्ट विद इन ए लिमिटेड डोज अंडर द गाइडेंस ऑफ ए आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट अगर लिया जाए तो इट इज़ यूजफुल। ऑल्दो हायर डोजेस, या जिनकी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़ है, जिनको ऑलरेडी फैटी लिवर डिजीज़ है एक स्टेज के बाद, स्टेज 2-3 के बाद, या जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है स्टेज 4 की, उसमें ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि लिवर इसको आप मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। Right. आप ये समझ सकते हैं। तो अश्वगंधा दुनिया भर में अगर साइंटिफिक रिपोर्ट देखें, करीब करीब 70 साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये पाया गया है कि इट कुड बी रिलेटेड टू द डैमेज ऑफ लिवर। सिर्फ 70 रिपोर्ट्स हैं। ओके बट वो भी कौन सा अश्वगंधा लिया, कितनी डोज में लिया, नोबडी नोज। बट मेजॉरिटी ऑफ साइंटिफिक पेपर्स टेल अस मॉडरेशन में लेने में इट माइट बी यूजफुल। राइट अब जैसे किसी को लिवर का कोई भी इशू आ गया, सपोज फैटी लिवर ही उससे डायग्नोज हुआ, अब उसके पास 2-3 अप्रोच होते हैं, या तो वो होम्योपैथी में जाए, आयुर्वेदा में जाए, एलोपैथी में आए। तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट अप्रोच होगा उसके लिए, जिससे उसकी लाइफ को रिस्क ना रहे आगे, या वो प्रॉब्लम बढ़े ना? फैटी लिवर डिजीज की, हाँ सो फैटी लिवर डिजीज के बारे में हमने बताया कि सबसे पहले वेट मेंटेनेंस, डाइट, प्रॉपर डाइट होना, ठीक है एक्सरसाइज होना, और स्लीप और स्ट्रेस को कंट्रोल करना। ये ठीक है। 4 पिलर्स हैं फैटी लिवर डिजीज को कंट्रोल करने। ठीक है इसके ऊपर कोई भी ऐसा हर्ब या मेडिसिन नहीं बनी है जो कि आपको मिरेकल कर देगी, चाहे वो अश्वगंधा है, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन है। ठीक है बेसिक जो मेटाबॉलिक डिजीज है आपको उसको रिवर्स करना है, वो रिवर्स इन्हीं 4 चीज़ों से होगी। बाकी चीज़ें सपोर्टिव हैं। ठीक है अश्वगंधा सपोर्टिव है, ठीक है। विटामिन सपोर्टिव है आपके लिए, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो सपोर्टिव है, वो आगे डैमेज नहीं होने देंगे। और लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो भी मैकेनिज्म्स चाहिए उनको सपोर्ट करेंगे ये लोग, ग्लूटाथाइन बनाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स बनाएंगे, ठीक है। बट ये चीज़ें पर से इसको रिवर्स नहीं कर पाती, अदर देन जो मॉडर्न मेडिसिन आई हैं अभी एलोपैथी में, जैसे कि मुंजारो आई है आपकी, या ओजेम्पिक आई है, मुंजारो आई है। सो ये मेडिसिन पहले डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती थी, अब फैटी लिवर डिजीज़ के लिए भी यूज़ की जाती है, और ये रिवर्स करती हैं फैटी लिवर डिजीज़ को। पर मैकेनिज्म सेम है इनका, वेट लॉस राइट एंड मेटाबॉलिक डिजीज रिवर्सल। अगर आप खुद ही कर सकते हैं तो दवाई लेने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल एक स्टेज के बाद जब आप खुद नहीं कर पाते तब ये मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करनी पड़ती हैं। ओके एंड एप्पल साइडर विनेगर का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लोग गमीज ले रहे हैं, इसके जूसेस आते हैं, वो साइंटिफिक dilute करके एविडेंस ले कोई रहे ज़्यादा नहीं है इसका, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हैं। जॉइंटिस कई लोग को बार बार होता रहता है रिपीट पे, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? जॉन्डिस है क्या? जॉन्डिस पीलिया, जिसमें कि हमारी बॉडी पीले रंग की हो जाती है, आइज पीले रंग की हो जाती है, उसको जॉन्डिस बोलते हैं। शुरू में जब हम ये डिस्कशन शुरू की थी तो हमने बात की थी बाइल के बारे में, कि लिवर का रोल डाइजेशन में है, वो 1 से 2 लीटर बाइल बनाता है दिन में, जो कि इंटेस्टाइन में आकर डाइजेस्ट करता है।
अगर ये किसी भी स्टेज में बाइल की रुकावट आ जाती है, ठीक है, या बनता ज़्यादा है बिलीरुबिन, बाइल में एक कंपाउंड होता है बिलीरुबिन जो कि हमारे ब्लड सेल टूटने से बनता है, जो मेजरली ठीक है। आरबीसी जब टूटते हैं बिलीरुबिन बनता है। अगर लिवर में, या तो लिवर से पहले ज़्यादा टूट रहा है तब जॉन्डिस हो सकता है, या लिवर खराब हो तब जॉन्डिस हो सकता है, या लिवर का जो पाथवे है लिवर से जब इंटेस्टाइन में जाता है बाइल उसमें ब्लॉकेज हो तब जॉन्डिस हो सकता है। ओके। सो ये 3 मेजर रीजंस के कारण जॉन्डिस या पीलिया होता है। अब रिकरेंट जॉन्डिस जो है, बार बार जॉन्डिस होना, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों में एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। उनमें कभी जॉन्डिस बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, पर वो बिनाइन होता है। क्रिगलर-नाइजर सिंड्रोम बोलते हैं उसको। कुछ कुछ जो डिजीज होती हैं जैसे हेपेटाइटिस वायरसेस हो गए, अब वो डॉर्मेंट पड़े हैं, जब एक्टिव होंगे जॉन्डिस कर देंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। अल्कोहल है, अल्कोहल आप ज़्यादा बिंज अल्कोहल बीच में कर लो तो ज़्यादा, फिर कम। स्टोन डिजीज़ है, पाथवे लिवर का, स्टोन डिजीज, स्टोन फंस जाए तो बिलीरुबिन बढ़ जाता है, निकल जाए तो कम हो जाता है। सो जब भी बिलीरुबिन ऊपर नीचे जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इन्वेस्टिगेट कराना है कि रीज़न क्या है उसका। ओके। दैट्स इट। और अगर रीज़न कोई पैथोलॉजिकल रीज़न है तो उसको ट्रीट करना है। दैट्स इट। ओके, फाइन। एंड लीवर ट्रांसप्लांट की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने अल्कोहल की बात नहीं की है। अच्छा, अभी और डिटेल है उसके कुछ? अल्कोहल की बहुत सारी डिटेल है। अब ठीक है। कितने भी आपने बात कर ली एक इंसान की जो कह रहा है कि मुझे अल्कोहल, मैं अल्कोहल नहीं पीता, मेरा लिवर क्यों डैमेज। राइट राइट। अल्कोहल वालों का ये क्वेश्चन नहीं है, उनको पता लिवर डैमेज होता है, उनका हाँ। ये क्वेश्चन है कितनी पिए तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन या रहेगा, सॉरी। या कितनी पिए राइट तो राइट। हो जाएगा, तो किस क्वांटिटी में पीना चाहिए वो, क्योंकि वो पीना बंद नहीं करेंगे। पीना बंद नहीं करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है। राइट। पीना बंद नहीं करेंगे पर उनको मॉडरेशन सिखाई जा सकती है। मॉडरेशन है क्या? बताता हूँ। एक स्टैंडर्ड ड्रिंक की डेफिनेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड अल्कोहल ड्रिंक की डेफिनेशन है, अगर उसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट मतलब 100% अल्कोहल 12 से 14 ग्राम होती है। अगर हम एक 30 to 35 ml का पैग लेते हैं विस्की का या वोडका का, हाँ, या रम का, उसमें 40 से 45% अल्कोहल होती है। ठीक है। अगर एक पैग लेते हैं तो वो 12 से 14 ग्राम पड़ती है, तो एक पैग वो स्टैंडर्ड पैग बन जाता है उसका। ठीक है। ऐसे ही एक पाइंट जो बियर है वो भी, उसमें भी इतनी अल्कोहल होती है। एक ग्लास ऑफ वाइन में भी इतनी, तो ठीक ये है। स्टैंडर्ड ड्रिंक है जिसमें 12 से 14 ग्राम अल्कोहल होती है। जो सेफ लिमिट्स डिसाइडेड हैं मेल के लिए 2 पैग दिन के, जस्ट 2 पैग्स, 1.5 to 2, मतलब 20 से 25 ग्राम अल्कोहल, ओके। उससे ज़्यादा नहीं। वो डेली ले सकता है? ले सकते हैं बट उसके भी कैविएट्स हैं। ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या कैविएट्स हैं हाँ। उसके। ये सेफ लिमिट साइंटिफिक पेपर्स में डिफाइंड है, ठीक बट है। देन साइंटिफिक पेपर्स कुछ और आए ये कहने के लिए कि अल्कोहल जिस मात्रा में भी ले लो हाँ। वो कार्सिनोजन है। ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 कार्सिनोजन है, तो कैंसर फिर भी कर सकती है ये। ठीक है। और अल्कोहल कभी अकेले नहीं ली जाती, अल्कोहल को हमेशा खाना भी खाया जाता है, सिगरेट भी पी जाती है, तो ये सब मिलके एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। राइट। सो मैं जो पर्सनली लोगों को बताता हूँ कि अल्कोहल की आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए। मेल्स के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार आप 2 पैग ले सकते हैं स्मॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल के। आपको लिवर को टाइम देना है 3 से 4 दिन का रिकवर होने का। ठीक है। जब लिवर रिकवर हो जाएगा आप फिर से ले सकते हो। आप Okay. कंटिन्यूस डैमेज करोगे तो डैमेज हो जाएगा लिवर। जो सोशल ड्रिंकर्स हैं 2 पैग ले लिए, 3 पैग ले लिए, किसी जाके दे आर एग्जैक्टली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। लेकिन उनमें भी एक कैविएट ये है कि बिंज ड्रिंकिंग नहीं करनी। अब बिंज ड्रिंकिंग की अलग डेफिनेशन है। 4 से 5 पैग अगर आप 2 घंटे के अंदर अंदर ले लेते हो तो वो बिंज अल्कोहल है, ओके। वो भी अवॉइड करना है। सो हफ्ते में 1 या 2 बार स्मॉल पैक्स 2, लिवर को रिकवर होने का टाइम दे एंड दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये भी तभी है जब आपको फैटी लिवर डिजीज नहीं है, आपको अंडरलाइंग कोई लिवर डिजीज नहीं है। ओके। अगर अंडरलाइंग लिवर डिजीज है तो अल्कोहल इज नो, प्लेन नो, वेरी सिंपल। पहले ये भी कहा जाता था कि वाइन, रेड वाइन इज गुड फॉर हार्ट,
पर अब ये डेटा चेंज हो चुका है। नो अल्कोहल इज़ गुड फॉर हार्ट, ठीक है। सेफ लिमिट्स डिफाइंड है, हाँ हाँ अब उन सेफ लिमिट्स में रहें और ड्रिंक करें। अपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ध्यान रखें, साथ में खाना ना खाएं। खाने के बारे में बताया मैंने। अब अल्कोहल में कोक डाल के पीना, दैट्स ए डेडली कॉम्बिनेशन। अच्छा कोक, शुगर शुगर, और साथ में अल्कोहल, these are deadly combination, these are Right. chemicals which are directly we are infusing into our liver. ओके So तो अल्कोहल की एक लिमिट है, उस लिमिट को समझें और अपनी हेल्थ का कंट्रोल करें। राइट। Yeah. सो अब लीवर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट है क्या, और 4th स्टेज में क्यों ऐसा होता है कि हमारा लीवर फिर से रीजनरेट नहीं हो पाता है? So हमने 4 स्टेजेस समझी थी लिवर राइट की। चौथी स्टेज में हमने ये देखा था कि जो स्टेलेट सेल के फाइबर होते हैं, जब मैंने स्कार बनने की बात कर रहा था, अब जब स्कार पूरा लिवर में स्कारिंग बन गई है, अब क्या आपका स्कार दोबारा से नॉर्मल स्किन बन सकता है स्किन में? ऐसे ही लिवर में जो स्कारिंग इस स्टेज के बाद नॉर्मल लिवर नहीं बन सकता। उसके लिवर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है क्योंकि स्कार बन जाता है, आसपास दीवार बन जाती है और वो रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। एक ऐसी स्टेज में आ जाता है लिवर कि आपकी बॉडी को जस्ट मेंटेन रखा हुआ उसने। अब आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस अल्कोहल का भी हो सकता है, स्लीप का भी हो सकता है, ट्रैवल का भी हो सकता है, इन्फेक्शन का भी हो सकता है, फिजिकल ट्रॉमा का भी हो सकता है, मेंटल ट्रॉमा का भी हो सकता है। कोई भी स्ट्रेस में लिवर हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब लिवर की कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है। ठीक अब है। जैसे स्ट्रेस आएगा, टिप डाउन, लिवर को डीकॉम्पेंसेट कर जाता है। लिवर कहेगा मेरे से हो गया भैया, मैं नहीं कर रहा अब कुछ और, वो अपना प्रोसेस ही नहीं करेगा। खत्म। जॉन्डिस बढ़ जाएगा, पेट में पानी बढ़ जाएगा, एनसेफेलोपैथी हो जाएगी, आपके दिमाग में अमोनिया चढ़ जाएगा, हार्ट में कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, किडनीज खराब हो जाएंगी। सो एक लिवर नहीं है, लिवर सारे ऑर्गन्स का मास्टर है, ओके रिंग मास्टर। ये गया तो सब गए। तो इसलिए 4th स्टेज में रिवर्स नहीं हो पाता। और 4th स्टेज में भी ऐसा नहीं है कि हर 4th स्टेज में हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ठीक है। कुछ 4th स्टेजेस ऐसी होती हैं कि वो काफ़ी देर तक लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल रह सकती हैं। बिल्कुल। तो हम कोशिश ये करते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट उस स्टेज में जितना डिले कर सकें उस स्टेज में डिले करें, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट इटसेल्फ इज़ ए वेरी वेरी बिग सर्जरी। दुनिया में लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट को सबसे बड़ी सर्जरी माना जाता है, चाहे वो ब्रेन सर्जरी हो, हार्ट सर्जरी हो, उनसे भी बड़ी सर्जरी माना जाता है। ओके तो इसलिए उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा डिले किया जाए, जब एक्चुअली नीडेड है तब किया जाए ट्रांसप्लांट। ओके। सो ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसेस क्या होता है? डोनर कैसे सेलेक्ट करते हैं? सो ट्रांसप्लांट देखिए, ट्रांसप्लांट सब लोग समझते हैं कि ऑर्गन को रिप्लेस करना। हमारा जो खराब ऑर्गन है उसको निकाल दिया, दूसरा नया एक अच्छा ऑर्गन डाल दिया उसमें। हाँ ये ट्रांसप्लांट है सिंपल टर्म्स में, ठीक है। हमने हमारी मिथोलॉजी में हमारे शिव जी ने गणेश जी का हेड ट्रांसप्लांट किया था, विच इज हेड भी किया था और साथ में दूसरे एनिमल का भी था। ओके। तो जीनो ट्रांसप्लांट बोलते हैं इसको। हाँ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांट जो है, किसी और स्पीसीज से ऑर्गन लेना, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांट, Okay. और हेड ट्रांसप्लांट। हाँ ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी साइंस अचीव नहीं कर पाई है, राइट। जो कि हमारे शिव जी ने पहले ही कर दिया था ठीक है। मिथोलॉजी में। ठीक है। आप बिलीव करें ना करें, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। राइट। अब ये जो ट्रांसप्लांट है, इसके लिए ऑर्गन कहाँ से आता है? कहीं से तो आएगा। 2 सोर्सेज होते हैं इसके ऑर्गन के। पहला होता है कि फैमिली, लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। ओके। फैमिली के मेंबर्स जो लव करते हैं, जो प्यार करते हैं अपने जो बीमार है उसको, उनको डोनेट करते हैं लिवर। ठीक है। और दूसरा होता है ब्रेन डेड डोनर्स, जिनका एक्सीडेंट हो गया या ब्रेन में हैमरेज हो गया, वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं यूजुअली। तो ये 2 मेथड होते हैं लिवर ट्रांसप्लांट में ऑर्गन डोनेशन के। जब फैमिली में, यूजुअली इंडिया में मैंने बताया कि 80 to 90% लिविंग डोनर्स होते हैं, क्योंकि कैडेवर सिस्टम इतना मैच्योर नहीं है हमारा। अब कौन बन सकता है डोनर फैमिली में? हमारा लीगैलिटी में लॉ जो हमें अलाउ करता है वो ये कहता है कि हमारे 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री रिलेटिव सब अलाउड है, पर वो रिलेटिव होने चाहिए ट्रू टर्म्स में। पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, हस्बैंड वाइफ, वाइफ की साइड पे कोई हो, हस्बैंड की साइड पे
पे कोई हो, चाचे मामे ताए अंकल्स आंट्स सब अलाउड हैं, पर ठीक है। उसका प्रूफ होना चाहिए हमारे पास, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ओके। और जब लॉ में डीएनए और एचएलए कराने की भी प्रथा है कि अगर हम सस्पिशियस होते हैं तो वो रिलेशन प्रूव करने के लिए डीएनए या एचएलए भी करा सकते हैं। ठीक है। सो करीब करीब हम 60 to 70% लिवर एडल्ट्स के लिए, सपोज कोई एडल्ट बीमार है उसको ट्रांसप्लांट चाहिए, एक हेल्दी डोनर से हम 70% तक लिवर निकाल सकते हैं, रीजनरेटिव कैपेसिटी लिवर की। ओके। 30% ही बढ़ के 4 से 6 हफ्ते में इतना हो जाता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चों में, अगर बच्चों में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों में छोटे लिवर से भी काम चल जाता है। और आजकल डोनर्स को सहूलियत देने के लिए हमने स्कारलेस डोनर सर्जरी भी शुरू की है। बहुत सेंटर्स ने की है, बट वी वर फर्स्ट टू स्टार्ट इन इंडिया। हम 300 से 400 ज़्यादा स्कारलेस डोनर सर्जरीज कर चुके हैं, ओके। जिसमें कि जो लेडीज़ का सिजेरियन सेक्शन कट होता है वहाँ से लिवर निकाल लेते हैं, बाकी सब दूरबीन से करके या रोबोटिक से करके। ओके। तो स्कार नहीं छोटा पड़ता, सा कट होता है उसमें से उसमें लिवर निकाल लेते हैं। सो डोनर को हेल्दी लाइफस्टाइल में फ़र्क नहीं पड़ता, उनका एब्डोमेन स्कार फ्री रहता है। सो ये है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। ओके। और कुछ आप ऐड करना चाहोगे लिवर से रिलेटेड? सो जितने भी ट्रांसप्लांट हैं उसमें लिवर ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। रीजन की लिवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी, लिवर ऑर्गन ही ऐसा है कि जो सारे गम एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। इम्यूनिटी को भी एब्जॉर्ब, अगर कोई इम्यूनिटी भी डैमेज करने की कोशिश करती है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। सो राइट नाउ मैं आपके ज़रिए से जनता को बताना चाह रहा हूँ कि लिवर ट्रांसप्लांट से घबराना नहीं है और ठीक स्टेज पे लिवर ट्रांसप्लांट कराना है। अगर बहुत लेट हो जाते हैं तो रिजल्ट बहुत सफ़र करते हैं उसके। ओके। तो ठीक स्टेज पे करा लें तो 97-98% रिजल्ट आउटकम बहुत ही एडवाइजेबल है और बहुत ही इजीली अचीव की जा सकती है, और उसके बाद लाइफ भी बहुत लंबी और अच्छी सी चलती है। ये तो था ट्रांसप्लांट के बारे में। बाकी लिवर के बारे में आपने बोला कि कुछ बताना चाहता हूँ, तो हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। आई थिंक सबको ये समझना है ओवरऑल कि एक पैंडेमिक आने वाला है। जब तक हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं करेंगे, 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसको कंट्रोल करके हमें आगे बढ़ना है और लिवर को अपने हेल्दी करने हैं। लिवर हेल्दी होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा, आपकी हार्ट हेल्थ हेल्दी रहेगी, आपको स्ट्रोक्स नहीं होंगे। राइट। सो ये सारी चीज़ें आप एक ही ऑर्गन से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। सो टॉप 3 सुपर फूड फॉर बेटर लिवर? कॉफ़ी, आई टोल्ड यू, मे बी अश्वगंधा in moderate doses, right? And if you consider diet as a superfood, so I would say diet में एक component होता है cruciferous vegetables, जैसे कि cabbage, onions, garlic, radish, turnip, और cauliflower, broccoli। ये सारे फूड जो हैं ये cruciferous vegetables हैं, इनमें सल्फर होता है और ये जो सल्फर होता है हमारे ग्लूटाथायोन को बनाता है लिवर में। सो दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सुपर फूड्स, और ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। सो अगर ये 3 चीज़ें लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। टॉप 3 फूड्स वी शुड अवॉइड फॉर बेटर लिवर? सोडास, एनी काइंड, वेदर जीरो कैल और नॉन जीरो कैल। सेकेंडली, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि चिप्स हो गए, ऐसे कैंड फूड्स हो गए जिसमें प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत होते हैं, दे शुड बी अवॉइडेड। एंड थर्ड ऑफ कोर्स इज रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे आप ग्रेन्स खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना आटा रिफाइन होता रहेगा, राइस रिफाइन होता रहेगा, उतने आपके फाइबर कम हो जाएंगे बॉडी में। सो ये कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लिवर को हेल्दी रखे? एक्सरसाइज, 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक डेली इज़ गुड फॉर लिवर। आप इससे ज़्यादा मत करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, हफ्ते में 2 बार जिम चले जाएं 20 से 30 मिनट, दैट इज़ गुड एनफ फॉर लिवर। सो हम अपने पॉडकास्ट के अंत की तरफ आ चुके हैं। एक रिचुअल क्या होना चाहिए जिसमें हमें बेटर लिवर हेल्थ हम रख सके अपनी? रिचुअल मीन्स डाइट। पूरा रिचुअल, एक इंसान अगर सुबह उठता है तो
क्या उसका क्या दिन करना। कैसा होना चाहिए? सो देखिए, रिचुअल अगर डेली शेड्यूल की बात करूँ मैं कि क्या करना चाहिए, हमने डाइट और एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस देनी है सबसे ज़्यादा, राइट। सो एक्सरसाइज में अगर आप उठते हैं सुबह, सुबह एक तो ठीक टाइम पे उठना है। ठीक टाइम पे उठने का मतलब ठीक टाइम पे सोना है। अगर आपकी स्लीप लॉन्ग स्लीपर है, शॉर्ट स्लीपर है, आपको खुद पता होगा। 8 घंटे लेनी है स्लीप, 6 घंटे लेनी है, आप उस हिसाब से सोएं। लेकिन कोशिश करें कि 10 से 11 के बीच में सो जाएं और सुबह ठीक टाइम पे उठें। उठ के सबसे पहले आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है। योगा करना चाहते हैं वो कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करके आप मॉर्निंग में आप ल्यूकवार्म वाटर से एक लेमन जूस ले लें, कॉफ़ी पी लें, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी पी लें, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। बट ल्यूकवार्म वाटर आप खाली पेट पी सकते हैं, पर कुछ खाने के बाद, थोड़ा सा प्रोटीन खाने के बाद या कुछ और डाइट लो कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद 30 से 40 मिनट बाद आप चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। आपकी पेट के लिए वो सॉफ्ट रहेगी। आफ्टरनून में आप कोशिश करें, जैसे मैंने आपको वेजिटेबल्स बताई हैं, फ्रूट्स बताए हैं, फुल फ्रूट्स, होल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स हो गए, सैलड्स हो गए, ये मेडिटेरेनियन डाइट का भी हिस्सा होती हैं। तो आप इनको खाएं, राइट। अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को धीरे धीरे कम करें, चाहे वो यंग है चाहे वो ओल्ड है। फिर आप प्रोटीन को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें अपनी डाइट में। अब प्रोटीन में जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश या पोल्ट्री प्रोटीन्स ले सकते हैं, राइट। अपने प्रोटीन की हमने मात्रा बताई है कि कितनी मात्रा होनी चाहिए। रात में 7-8 बजे से पहले खाना खाएं, सनसेट के बाद। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी, इंडियन माइथोलॉजी में भी यही कहा गया है, सनसेट के बाद खाना ना खाएं, राइट। सो 7-8 बजे से पहले खाना खाएं। अपने उसके बाद लिवर को रेस्ट दें, मेटाबॉलिक रेस्ट। आपसे एक सिंपल चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपके घर में अगर सुबह से लेके अगले दिन सुबह तक गेस्ट आते रहें तो आपके घर का क्या हाल होगा? सफाई का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो हमें लिवर को हाउस कीपिंग का टाइम देना है, जिसमें कि बाकी के सारे डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन वो करे। वो 8 बजे से सुबह 8 बजे तक करेगा। अब 12-12 में डिवाइड कर लें, 12 घंटे खाना है, 12 घंटे रेस्ट देना है, लिवर को रेस्ट देना है, राइट। उसके बाद खाना नहीं है कुछ, या 14-10 में भी डिवाइड कर सकते हैं। सो ये जनरली स्पीकिंग अगर आप ये रिचुअल फॉलो करते हैं तो आप हेल्थ की तरफ धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने में बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। आपका वेट भी कम होगा और आपको एफर्ट भी नहीं लगेगा। ओके, सो यही था आज का पॉडकास्ट। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कैसा लगा। कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डेफिनेटली हम आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही में सर के सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ भी डायरेक्ट डीएम करके अपनी जो भी आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।